रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो अपने दो स्टूडेंट्स के साथ तेलंगाना के एक छोटे से गांव मल्लापुरम में मेडिकल कैंप लगाने जा रहा होता है। गांव का नाम सुनते ही दोनों स्टूडेंट्स डर जाते हैं। डॉक्टर गांव के बाहर ही एक चाय की टपरी पर गाड़ी रुकवाता है। स्टूडेंट्स से भी चाय पीने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों डर के मारे गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। डॉक्टर ड्राइवर के साथ चाय की टपरी पर जाता है। दोनों चाय पीने लगते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। चाय वाले के पूछने पर वो आदमी बताता है कि मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करती है और अगले संडे को चर्च में उन दोनों की शादी है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। सोचता है कि एक बाप सबके सामने अपनी बेटी की लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात कैसे कर रहा है और दूसरे धर्म में अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार है। तभी शहर जाने वाली बस आ जाती है। डॉक्टर देखता है कि एक मुस्लिम लड़का अपनी हिंदू पत्नी के साथ बस से नीचे उतर रहा है। चाय वाले अंकल मुस्लिम लड़के से उसका हाल चाल पूछते हैं तो लड़का बताता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था और सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो चाय वाले अंकल से पूछता है कि देश के हर कोने में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार बैठे हैं। वहीं इस छोटे से गांव में इतनी एकता कैसे है? तब चाय वाले अंकल बताते हैं कि हमारे गांव में भी 10 साल पहले जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन एक प्रेम कहानी ने सब कुछ बदल दिया। इसी के साथ हम 10 साल पहले 1990 का सीन देखते हैं। हरी अपनी साइकिल लेकर अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों के पास जाता है। वो चारों मंदिर के पास बैठकर गोटियां खेल रहे थे। हरी उनसे कहता है कि आज वाणी एग्जाम देकर शहर से वापस आ गई होगी, मैं उसे देखना चाहता हूँ, चलो उसके घर चलते हैं। दोस्त भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पांचों दोस्त वाणी के घर पर जाते हैं। हरी गेट के पीछे से छुपकर घर के अंदर झांकने लगता है, लेकिन उसे वाणी दिखाई नहीं देती। तभी वाणी का भाई परशुराम वहां आ जाता है और उसे देखते ही हरी और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम पेड्डी नाम के एक आदमी को देखते हैं। पेड्डी के घर पर टीवी है और शाम को पूरे गांव के लोग पेड्डी के घर पर टीवी देखने के लिए आते हैं। हरी भी अपने दोस्तों के साथ पेड्डी के घर आता है। उसे लग रहा था कि वाणी भी टीवी देखने के लिए आई होगी। सब लोग टीवी देख रहे थे, लेकिन हरी उस भीड़ में बस अपनी मोहब्बत वाणी को ढूंढ रहा होता है। वाणी नहीं आई थी तो हरी मायूस होकर अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ जाता है। घर पर हम हरी की मम्मी और उसके पापा राजैया को देखते हैं। हरी की माँ राजैया को बताती है कि मेरा भाई अपनी बेटी रानी को लेकर हमारे घर आने वाला है। वो हमारे हरी से अपनी बेटी की शादी के बात करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर राजैया कहते हैं कि तुम उसे हाँ मत कर देना, अभी हरी की उम्र ही क्या है। हरी की माँ भी खामोश हो जाती है। अगले दिन हरी गांव में लड़कों के साथ खेल रहा था। तभी हरी का एक फ्रेंड आकर उसे बताता है कि वाणी नदी के रास्ते गांव में वापस आ रही है। यह सुनकर हरी तुरंत अपनी साइकिल लेकर नदी की तरफ निकल जाता है। उसके दोस्त भी पीछे पीछे नदी तक आते हैं तो देखते हैं कि वाणी नाव से नदी पार करके गांव में आ रही है। महीनों बाद हरी आज वाणी को देख रहा होता है। वाणी नदी किनारे खड़ी होकर अपने भाई परशुराम का इंतजार करने लगती है। इधर हरी के दोस्त उसे धक्का मारते हैं, वाणी से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन डर के मारे हरी के पैर कांप रहे होते हैं। हरी बचपन से ही वाणी से प्यार करता था, लेकिन वाणी ऊंची जाति के घर की लड़की थी और हरी निचली जाति का। इसके अलावा हरी के पापा परशुराम की मिल और खेतों में काम करते थे और इसी डर की वजह से हरी ने आज तक वाणी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। आज वो डरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी परशुराम वहां पहुंच जाता है और वाणी अपने भाई के साथ वहां से जाने लगती है। हरी दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है। वाणी पीछे मुड़कर हरी की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो हरी खुशी के मारे हवा में उछलने लगता है। वैसे इस सीन में मुझे हरी के इस दोस्त को देखकर हंसी आ रही थी। इसने बेल्ट की जगह पर रस्सी बांधकर पैंट को टिकाया हुआ है। मैंने भी बचपन में ऐसा ही किया था जब मेरे पास बेल्ट नहीं था। आपने भी बचपन में ऐसा कुछ किया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद एरिया का एमएलए गांव में आता है। वो परशुराम से मिलते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, तुम गांव वालों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और ध्यान रखना इस बार गांव का हर वोट हमें ही मिलना चाहिए।
दूसरी तरफ शाम को हरी पेड्डी के घर पर टीवी देखने के लिए जाता है। वाणी भी टीवी देखने के लिए आई थी। सब लोग टीवी की तरफ देख रहे थे, लेकिन हरी बस अपनी मोहब्बत वाणी को ही देखे जा रहा था। वाणी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। दरअसल वाणी भी जानती थी कि हरी शायद मुझसे प्यार करता है और वो भी सालों से इंतजार कर रही थी कि कब हरी मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन इन दो मासूम दिलों को नहीं पता था कि इनका प्यार पूरे गांव के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। अगले दिन वाणी गांव में प्रेग्नेंट लेडी शारदा से मिलने के लिए जाती है। शारदा का पति मिलिट्री में है, वो अनाथ था और शारदा ने उसके साथ लव मैरिज की थी और इसीलिए गांव में शारदा की जाति वालों ने उसे बायकॉट कर दिया था। लेकिन वाणी, हरी और उसके दोस्तों को बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब शारदा को अपनी बड़ी बहन के जैसा मानते हैं। मिलिट्री अन्ना भी अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए छुट्टी लेकर घर वापस आ गए थे और उन्हें देखकर हरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। शाम को हरी अपने घर वापस आता है तो आज उसके पापा राजैया कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन हरी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और आपके साथ रहने के लिए मैं यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा। राजैया गुस्सा हो जाते हैं कि तू मेरी बात नहीं मान रहा, यहाँ रहेगा तो तू भी मेरी तरह ऐसे ही मजदूर बनकर रह जाएगा। राजैया गुस्से में वहां से चले जाते हैं और हरी को लगता है कि उसके पापा उसे खुद से दूर करना चाहते हैं, इसलिए शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इधर अगली सुबह पेड्डी परशुराम से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन परशुराम घर पर नहीं था। वाणी नहाकर बाहर निकलती है तो उसका भीगा हुआ बदन देखकर पेड्डी की नीयत खराब हो जाती है। वो किसी भी तरह से वाणी को हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। शाम को वाणी उसके घर पर टीवी देखने के लिए आती है। वो बार बार हरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि पेड्डी सब कुछ देख रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि दोनों टीवी नहीं, एक दूसरे को देखने के लिए मेरे घर आते हैं। अगले दिन हरी अपने दोस्तों के साथ खेतों में नहा रहा था, तभी पेड्डी वहां आता है। वो जानबूझकर हरी के दोस्त को बंदर कहकर चिढ़ाने लगता है। हरी का दोस्त गुस्से में उसके साथ झगड़ा करने लगता है तो पेड्डी कहता है कि तुम सब नीच हो, मेरे घर पर टीवी देखने के लिए आते हो और मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो। तो हरी का दोस्त गुस्से में उसे चैलेंज कर देता है कि आज के बाद से हम तेरे घर पर टीवी देखने के लिए नहीं आएंगे। पेड्डी का प्लान कामयाब हो जाता है। शाम को वाणी पेड्डी के घर पर टीवी देखने के लिए आती है, लेकिन आज हरी और उसके दोस्त नहीं आए थे। वाणी बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। वो थोड़ी देर तक हरी के आने का इंतजार करती है, लेकिन हरी नहीं आता तो वाणी भी फिल्म अधूरी छोड़कर अपने घर चली जाती है। इधर हरी और उसके दोस्त मिलिट्री अन्ना को सब कुछ बताते हैं तो अगले दिन मिलिट्री अन्ना एक नया टीवी खरीद कर ले आता है और उस दिन के बाद से हरी और उसके दोस्त मिलिट्री अन्ना के घर पर टीवी देखने के लिए जाते हैं। वाणी भी उनके साथ होती है। शारदा और मिलिट्री अन्ना को पता था कि वाणी हरी से प्यार करती है और वो इनके प्यार को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वाणी अभी भी इंतजार कर रही थी कि हरी कब अपने प्यार का इजहार करेगा। और फिर एक दिन वाणी मंदिर वाले तालाब के पास अकेली बैठी हुई थी। हरी और उसके दोस्त भी मंदिर में आते हैं। वाणी को अकेला देखकर वो हरी को धक्का देते हैं कि मौका अच्छा है, वाणी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दे। हनी डरते हुए वाणी के पास जाता है। वो वाणी के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। उसकी सांसें फूलने लगती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डर के मारे हरी वापस जाने लगता है तो वाणी उसे पीछे से गले लगा लेती है। वो बिना बोले ही हरी के दिल की बात समझ जाती है। हरी भी उसे गले से लगा लेता है और इस तरह बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे के प्यार को कबूल कर लेते हैं। उस दिन के बाद से दोनों गांव के बाहर सबकी नजरों से छुप छुप कर मिलने लगते हैं, लेकिन इन मासूमों को नहीं पता था कि पेड्डी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। और एक दिन जब हरी अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके पापा को चोट लगी हुई है, सर से खून निकल रहा है। पूछने पर राजैया बताते हैं कि वो परशुराम के खेत में काम कर रहे थे, तभी उसकी झोपड़ी में आग लग गई। परशुराम को लगा कि राजैया ने आग लगाई है, इसलिए परशुराम ने उसे बहुत मारा था। ये सुनकर हरी गुस्से में लाल हो जाता है। वो गुस्से में परशुराम की राइस मिल में जाता है तो पेड्डी भी राइस मिल में ही था। हरी गुस्से में परशुराम से पूछता है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा?
तो पेड्डी कहता है कि तुझ जैसे निचली जाति वाले में इतनी हिम्मत कि तू भाई के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। परशुराम भी गुस्से में हरि को एक मुक्का मारता है तो हरि सीधा वाणी के पैरों में जाकर गिर जाता है। वाणी अपने भाई के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन अपनी मोहब्बत हरि की हालत देखकर रोने लगती है। कुछ बोल पाती उसके पहले ही हरि के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो परशुराम से माफी मांगते हैं और अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। शाम को परशुराम अपने घर पर होता है, तब वाणी उसके पास आती है। वो रोते हुए अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे लग रहा है कि गांव में जो भी लड़ाइयां हो रही हैं उन सब की वजह आप ही हो। आप गांव वालों को इस तरह से क्यों लड़वा रहे हो? इससे आपको क्या मिल जाएगा? परशुराम उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि तुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, गांव के झगड़ों से तेरा कोई लेना देना नहीं है। वो वाणी को डांट कर वहां से भगा देता है। उसके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है। इधर हरि भी परेशान हो जाता है। 3 दिन हो चुके थे, उसने वाणी को नहीं देखा था। वाणी भी उसे देखना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। हरि अपने दोस्तों से बात करते हैं। वो सब मिलकर वाणी और हरि को मिलवाने का प्लान बनाते हैं। हरि आधी रात को अपने बिस्तर से उठता है और सबसे छुपकर अपने दोस्तों के साथ वाणी के घर जाता है। हरि घर के अंदर चला जाता है। सब लोग सो रहे होते हैं। हरि उनका कंबल हटाकर वाणी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वाणी भी उसी समय हरि की तरह आधी रात को सबसे छुपकर हरि के घर उससे मिलने के लिए आई थी। हरि वाणी के घर पर वाणी को ढूंढ रहा था और वाणी हरि के घर पर हरि को ढूंढ रही थी। तभी वाणी का भाई परशुराम जाग जाता है। यह देखकर हरि की हालत खराब हो जाती है। वो खंभे के पीछे छिप जाता है। परशुराम पानी पी रहा था तो हरि उसकी नजरों से बचकर घर से बाहर निकल जाता है। इधर वाणी मायूस होकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी थी। रास्ते में दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। 3 दिन की यह जुदाई उन्हें 30 साल के बराबर की लगती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और इस रात के बाद से दोनों फिर से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। फिर एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी शारदा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मिलिट्री अन्ना चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को मदद के लिए बुलाता है। वो भागते हुए परशुराम के पास जाता है। कहता है कि शारदा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम अपनी जीप दे दो। लेकिन परशुराम कहते हैं कि तू अपनी जाति वाले के पास जा और उसी से मदद मांग लेना। मिलिट्री अन्ना पेड्डी के पास भी जाता है, लेकिन वो भी मदद करने से इनकार कर देता है। इधर हरि भी गांव के कुछ लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। कहता है कि वो आदमी बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ने जाता है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन लोग उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई भी मदद के लिए नहीं आता और आखिरकार दर्द से तड़पते हुए शारदा की मौत हो जाती है। अगले दिन लोग शारदा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव में जातिवाद का जहर बुरी तरह से फैल चुका था। हर कोई जाति के नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार था और ये सब देखकर वाणी को भी समझ में आ जाता है कि घर वाले उसके और हरि के प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो नदी के किनारे हरि से मिलने के लिए जाती है। उसे कहती है कि इन लोगों के दिलों में जातिवाद का जहर फैला हुआ है, ये हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे, चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। लेकिन हरि मना कर देता है। कहते कि मैं इस गांव से दूर नहीं जाना चाहता, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इन्हें मना लूंगा, तुम्हारे भाई को भी मना लूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वाणी रोते हुए हरि के गले लग जाती है, लेकिन तभी पेड्डी उन दोनों को देख लेता है। वो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। सही वक्त पर हरि के पापा राजैया वहां पहुंच जाते हैं और इन दोनों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वाणी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। कहते हैं कि तुम अमीर हो और हम बहुत गरीब हैं, निचली जाति के हैं, तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। वो हरि को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर पेड्डी परशुराम के पास जाता है। उसे हरि और वाणी की प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ बताता है तो परशुराम भी गुस्से में लाल हो जाता है। वाणी घर वापस आती है तो गुस्से में परशुराम उससे हरि के बारे में पूछता है तो वाणी कहती है कि मैं तो खुद आपको बताने के बारे में सोच रही थी, अच्छा हुआ आपको पता चल गया। यह सुनकर परशुराम गुस्सा हो जाता है। उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाता है। हरि से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वाणी कहती है कि मुझे मार डालोगे तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में परशुराम अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। वाणी से कहता है कि तुझसे पहले हरि को मरना होगा।
वो हरि को मारने के लिए उसके घर जाता है। इधर हरि के घर पर हरि के मम्मी पापा भी उसे समझा रहे होते हैं कि परशुराम तुझे मार डालेगा, लेकिन हरि कहता है कि मरना मंजूर है लेकिन वाणी के बिना नहीं रह सकता। तभी परशुराम भी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। वो हरि को मारने वाला होता है, लेकिन सही समय पर मिलिट्री अन्ना उसे पकड़ लेता है। वो परशुराम को शांत करता है, कहता है कि हरि को मैं समझा लूंगा, तुम फिलहाल घर चले जाओ। परशुराम हरि को धमकी देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मामला शांत हो जाता है। आधी रात को वाणी फिर से हरि से मिलने के लिए आती है। वो फिर से हरि से कहती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन हरि अब भी गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। तब मिलिट्री अन्ना भी उसे समझाता है कि इन लोगों ने जातिवाद के नाम पर शारदा की मदद नहीं की, वो तड़पती रही, उसकी जान चली गई। तुम्हें लगता है कि ये गांव वाले तुम्हारे प्यार को कबूल कर लेंगे? अरे नहीं, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और हमेशा खुश रहना। आखिरकार हरि भी उनकी बात मान जाता है। अगली सुबह हरि वाणी के साथ गांव छोड़कर भागने लगता है। हरि के दोस्त भी भागने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन नदी किनारे पहुंचने से पहले ही पेड्डी उन्हें देख लेता है। वो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करता है, नदी किनारे इन्हें पकड़ लेता है। पेड्डी और हरि काफी देर तक लड़ते हैं। तभी हरि का एक दोस्त बालराजू उनके बीच में आ जाता है। वो हरि को उसका सूटकेस लेकर भागने के लिए कहता है और खुद पेड्डी से लड़ने लगता है। पेड्डी एक लकड़ी उठाता है और बालाराजू के पेट में घुसा देता है, लेकिन वो दोस्त फिर भी पेड्डी को पकड़ कर रखता है, जिससे कि हरि वाणी के साथ वहां से भाग जाता है। पेड्डी हरि के दोस्तों को पकड़ लेता है, उन्हें गांव में परशुराम के पास लेकर आता है। परशुराम उन सब की जमकर कुटाई करता है और आखिरकार उनमें से बालाराजू की मौत हो जाती है। परशुराम को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आदमियों से वाणी और हरि को ढूंढने के लिए कहता है। इधर वाणी और हरि नदी के उस पार रेलवे ट्रैक पर भाग जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई 2 लाशें गांव में आती हैं। रेलवे ट्रैक पर उन लाशों के पास हरि और वाणी का सूटकेस भी मिला था। उनकी लाश पहचान में नहीं आ रही थी। दोनों लाशें देखकर गांव का हर आदमी रोता है। हरि की मां परशुराम से कहती है कि इन दोनों की लाश देखकर अब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई, तुम इन दोनों की मौत के जिम्मेदार हो। परशुराम भी अपनी बहन की लाश देखकर सदमे में था, कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन तभी मिलिट्री अन्ना वहां आता है। उसने पेड्डी के एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वो आदमी गांव वालों को बताता है कि इन सब का जिम्मेदार परशुराम नहीं, पेड्डी है। वाणी पर उसकी गंदी नजर थी और वाणी को हासिल करने के लिए पेड्डी ने ही परशुराम की झोपड़ी में आग लगाई थी। उसी ने परशुराम और बाकी गांव वालों को जाति के नाम पर भड़काया था। गुस्से में परशुराम पेड्डी की खूब कुटाई करता है। उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी मिलिट्री अन्ना उसे रोक लेता है। वो गांव वालों को समझाता है कि पेड्डी को मारने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव लाना है तो अपने अंदर के जातिवाद वाले जानवर को मारना होगा। जातिवाद की वजह से ही शारदा की मौत हो गई और अब इन दोनों मासूमों की लाश हमारी आंखों के सामने है। खुद देखो हमें इस जातिवाद से क्या मिला। अब प्रेजेंट में चाय वाले अंकल डॉक्टर को बताते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। हरि की माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बेटे के गम में मर गई और हरि के पापा राजैया पागल हो गया। बेचारा मंदिर के पास भीख मांग कर जी रहा है। कहानी में हरि और वाणी का नाम सुनकर डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाता है। वो भागते हुए गाड़ी में बैठे अपने स्टूडेंट्स के पास जाता है, जिसके बाद हम उन दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो कोई और नहीं, हरि और वाणी होते हैं। अपने पापा के बारे में जानकर हरि भागते हुए मंदिर के पास जाता है। 10 साल बाद वो अपने पापा को देखता है, जो अपने बेटे के गम में पागल हो गए थे। न वो किसी की बात को समझने के काबिल थे और ना ही कोई उनकी बातों को समझ पा रहा था। हरि उन्हें गले से लगाता है तो डर के मारे वो हरि को धक्का दे देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। हरि उन्हें रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका बेटा हूँ, जैसा आप चाहते थे। अब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन राजैया अब अपने बेटे को पहचानने के काबिल ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि हरि और वाणी जिंदा हैं, तो उस दिन रेलवे ट्रैक पर मिली लाश किसकी थी? दरअसल उस रात जब दोनों रेलवे ट्रैक पर भाग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक कपल ने आत्महत्या की है। खुद को बचाने के लिए दोनों ने अपना सूटकेस लाश के पास रख दिया और वहां से भाग गए थे।
शहर में उनकी मुलाकात डॉक्टर से हुई थी जो एक एनजीओ में काम करते थे और उन्होंने ही इन दोनों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। आखिर में एक मैसेज के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है कि जो लड़के ये सोचते हैं कि उनकी प्रेमिका ही उनकी ज़िंदगी है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता ने भी अपना पूरा जीवन आपको प्यार करने में ही बिता दिया है। इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।